के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अपनी जो सेट की कक्षाएं चल रही थी उसके अंदर आज हिंदी सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट के अंदर अपना फर्स्ट ही टॉपिक दिया हुआ है सेट के अंदर। तो वो क्या दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है संधि। और एक सूचना और देना चाहता हूँ, जो बीए लेवल है या ग्रेजुएशन लेवल है, बीए लेवल बोल दो या ग्रेजुएशन लेवल बोल दो, जो सेट है उसकी लास्ट डेट है वो 21 तारीख है और आज 19 तारीख हो गई है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस भी विद्यार्थी ने वो फॉर्म नहीं फिलअप किया है सेट का, तो वो फॉर्म सेट का फिलअप कर ले, क्योंकि आने वाली जितनी भी भर्तियां होगी ना, बीएबीएस की जितनी भी भर्तियां होगी, तो उनकी 21 तारीख लास्ट है। क्या 21 तारीख लास्ट है? 21 तारीख लास्ट डेट है। क्या पता आगे डेट बढ़े या न बढ़े, इस कारण से जिस भी विद्यार्थी ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो फॉर्म फिलअप कर ले, क्योंकि बीए लेवल की या जो ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी भर्तियां आनी है वो भर्तियां इसी के तहत आनी है। तो आप अपना ये फॉर्म फिलअप कर ले। और आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं संधि। तो संधि का अगर शाब्दिक अर्थ देखें, सबसे पहले देखेंगे शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है जो शब्दों में अपने अर्थ बोल सकते हैं, एक शब्द में अर्थ बोल सकते हैं। तो वो क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रता। एक तो मित्रता, एक होता है मेल, दो शब्दों के मेल से बनती है ना, और एक होता है समझौता। क्या होता है? समझौता। तो ये तो हो जाएगा संधि का शाब्दिक अर्थ, जो शब्दों के अंदर अपने व्यक्त कर सकते हैं, एक शब्द के अंदर जो व्यक्त कर सकते हैं, तो वो संधि का कौन सा अर्थ है? तो वो संधि का शाब्दिक अर्थ है। और शाब्दिक अर्थ संधि का क्या है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मित्रता ही भी संधि का शाब्दिक अर्थ है, और मेल भी संधि का शाब्दिक अर्थ है, और समझौता भी संधि का शाब्दिक अर्थ है। वो क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ के अंदर देखना चाहे तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रता, मेल या समझौता। क्या होता है? मित्रता, मेल या समझौता। अब इसके बाद देखना चाहे तो संधि कहते किसे हैं? अगर संधि की परिभाषा देखना चाहें तो संधि की परिभाषा हो जाएगी दो वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, तो उस विकार को संधि कहते हैं। विकार को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। विकार कैसे उत्पन्न होगा? जैसे संधि शब्द ले लेते हैं, संधि शब्द, तो ये किसके वेल से बना है? ये सम प्लस धी के योग से बना है, सम प्लस धी। तो ये मैं की जगह जो विकार उत्पन्न होके ये न बना है ना, तो ये न यही संधि है। इसे ही अपने संधि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? संधि के नाम से जानते हैं। तो और शब्द संरचना की कितनी इकाई होती है? ना की इकाई। क्या? शब्द संरचना की इकाई, शब्द संरचना, शब्द संरचना। किसी नए शब्द का निर्माण हो, किसी नए शब्द का निर्माण करना, किसी नए शब्द का निर्माण करना, किसी नए शब्द का निर्माण करना है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शब्द संरचना। अब देखेंगे शब्द संरचना की इकाई। तो इसकी इकाई कितनी है? शब्द संरचना की 4 इकाइयां हैं। शब्द संरचना की कितनी इकाई है? तो शब्द संरचना की 4 इकाई है। कोई भी शब्द ले लेना, वो 4 ही तरीके से बना हुआ मिल सकता है आपको। तो वो 4 तरीके से कैसे, कौन कौन सी इकाइयां हैं? तो इन 4 इकाइयों में देखना चाहे तो इन 4 इकाइयों में पहले तो मिलेगी या तो संधि मिल जाएगी, या तो किसी शब्द का जब निर्माण हुआ है तो वो संधि से हुआ है, या फिर समास से हुआ है।
या तो किसी शब्द का निर्माण हुआ है वो संधि के द्वारा हुआ है या फिर समास के द्वारा हुआ है। और अगर तीसरा देखना चाहे तो तीसरा उपसर्ग, उपसर्ग। और या फिर चौथा तरीके से किस प्रकार से हो सकता है तो प्रत्यय से। किससे? प्रत्यय से, प्रत्यय। तो ये था शब्द संरचना। शब्द संरचना क्या होती है कि किसी नए शब्द का जो निर्माण होता है तो वो निर्माण, नए शब्द का निर्माण करना ही क्या होता है तो वो शब्द संरचना होती है। नए शब्द का निर्माण जो होता है वो क्या होती है? शब्द संरचना होती है। और शब्द संरचना की कितने इकाइयां होती है या शब्द संरचना कितने प्रकार से हो सकती है या शब्द का निर्माण कितने प्रकार से हो सकता है? तो शब्द का निर्माण है वो 4 तरीकों से हो सकता है। जितने भी शब्द बनेंगे वो इन 4 तरीकों से ही बनेंगे, इन 4 तरीकों से ही बनेंगे। कितने तरीकों से बनेंगे? 4 तरीकों से ही बनेंगे। इनके अलावा शब्द का निर्माण किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। या तो उस शब्द के अंदर है वो आपको संधि मिलेगी या फिर संधि नहीं मिलेगी तो उसके अंदर समास मिल जाएगा या उपसर्ग मिल जाएगा या प्रत्यय मिलेगा। तो इन 4 तरीकों से ही शब्द का निर्माण होता है। कितने तरीकों से शब्द का निर्माण होता है? 4 तरीकों से शब्द का निर्माण होता है। तो अब अपना टॉपिक चल रहा था संधि, तो अपने संधि टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो शब्द संरचना की इकाई देख ली। तो शब्द संरचना की कितनी इकाई होती है? तो शब्द संरचना की इकाई होती है 4। 4 इकाई कौन कौन सी होती है? तो एक होती है संधि, एक होती है समास, एक होती है उपसर्ग और एक होती है प्रत्यय। कितनी इकाई होती है? 4 इकाई होती है। अब संधि भी 2 प्रकार की होती है। मुख्यतः संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 2 प्रकार की होती है मुख्यतः। 2 प्रकार, 2 प्रकार संधि 2 प्रकार से की हो सकती है। और 2 प्रकार की कौन सी होती है? तो एक तो होती है प्रधान संधि। कौन सी होती है? प्रधान संधि, प्रधान संधि। और एक होती है गौण संधि। 2 प्रकारों में एक और कौन सी होती है? तो गौण संधि, गौण संधि, गौण संधि। और इन दोनों का अगर उदाहरण देखना चाहें, एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल या उदाहरण क्या होगा? जैसे रामायण, रामायण। तो रामायण शब्द है ये राम धन अयन से बना है, राम धन अयन। तो इस नए के स्थान पर ये अण हो रहा है, तो ये तो क्या है? ये तो गौण संधि है, गौण संधि, संधि। और ये यहां से मैं से ए निकलेगा और ए प्लस ए, तो ये मैं पूरा है। और यहां से राम प्लस एन से ए प्लस ए मिलके और जो आ का निर्माण हो रहा है, तो ये आ क्या है? ये चेंजमेंट तो यही हो रहा है, ए प्लस ए मिलके आ हो रहा है। तो ये कौन सी संधि है? तो ये प्रधान संधि है, प्रधान संधि। क्या है? प्रधान संधि, संधि। ये गौण संधि हो जाएगी और ये प्रधान संधि हो जाएगी। एक तो है गौण संधि और एक है प्रधान संधि। अब देखेंगे गौण संधि और प्रधान संधि की परिभाषा। गौण संधि और प्रधान संधि कहते किसे है? तो वो देखें तो जब गौण संधि और प्रधान संधि, तो पहले देखेंगे जो गौण प्रधान संधि है वो देखेंगे। इनका उदाहरण है रामायण में दोनों संधि है, गौण संधि भी है और प्रधान संधि भी है। तो पहले देखते हैं प्रधान संधि। जब किसी शब्द के, किसी शब्द के अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण जब प्रथम शब्द के, जब
प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द के, तो इसमें कंडीशन क्या होती है, जैसे बीच में तो प्लस का निशान होता है, उससे पहले जो ये अंतिम वर्ण दिया हुआ है तो प्रथम पद के, इसको प्रथम पद के, प्रथम पद के अंतिम वर्ण, इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद के अंतिम वर्ण, और द्वितीय पद के, इसको प्रथम पद बोल देंगे, इसको दूसरा पद बोल देंगे या द्वितीय पद बोल देंगे। इसको जब प्रथम बोल रहे हैं तो इसको द्वितीय बोलेंगे, अगर इसको पूर्व पद बोल रहे हैं तो इसको परपद बोलेंगे। तो द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में, प्रथम वर्ण में चेंज होता है या बदलाव होता है, बदलाव होता है तो उसे प्रधान संधि कहते हैं, उसे प्रधान संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रधान संधि कहते हैं। जब प्रथम पद या पर पद के अंतिम वर्ण में और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में अगर कोई चेंज होता है या कोई बदलाव होता है या कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे अपने क्या कहते हैं, तो उसे अपने प्रधान संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रधान संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रधान संधि के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं गौण संधि, गौण संधि, इसके बाद देखेंगे गौण संधि। जब किसी पद के प्रथम पद के अंतिम वर्ण, प्रथम पद के अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण के अलावा अगर शब्द में किसी प्रकार का बदलाव होता है, किसी प्रकार का बदलाव आता है तो उसे क्या कहते हैं, गौण संधि कहते हैं, गौण संधि कहते हैं। अंतिम प्रथम पद के अंतिम वर्ण और जो अपना द्वितीय पद होता है उसके प्रथम पद वर्ण को छोड़ के अगर कहीं पे चेंजमेंट हो रहा है या बदलाव आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, उसे गौण संधि कहते हैं। तो इसका उदाहरण वही रामायण वाला है, इसके अंदर दोनों संधि है। रामायण ये बनता है राम धन अयन से, तो परपद तो ये हो गया, प्रथम पद तो ये हो गया और इसका अंतिम वर्ण ये मैं है, इस मैं के अंदर से ए निकलेगा तो ये क्या हो गया, ये अंतिम वर्ण हो गया इसका। तो इस ए प्लस ए इन दोनों में अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ तो प्रधान संधि है, यहाँ क्या है, प्रधान संधि है। और जब इस न के स्थान पे और ये अणा हो रहा है तो ये क्या होना चाहिए, ये गौण संधि है। जब इन दोनों में पास पास वालों में तो चेंज होता है तो कौन सी संधि होती है, तो प्रधान संधि होती है। और जब अन्यत्र कहीं चेंजमेंट देखने को मिलता है तो वहाँ कौन सी होती है, वहाँ गौण संधि होती है। कौन सी संधि होती है, वहाँ पे होती है गौण संधि। कौन सी संधि होती है, गौण संधि होती है। और जो अपने ये रामायण शब्द लिखा हुआ है
तो इसमें कौन सी संधि है? रामायण शब्द के अंदर दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? रामायण शब्द के अंदर दीर्घ संधि है। रामायण शब्द के अंदर कौन सी संधि है? रामायण शब्द के अंदर दीर्घ संधि है। अब बात हो गई शब्द संरचना की। और संधि के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रधान संधि और एक होती है गौण संधि। इससे आगे चले तो एक चीज और आती है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ये नोट करके लिख लेना क्योंकि बहुत बार ये रिपीटेड हो जाते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, वह क्या हो जाएगी? वो वर्ण हो जाएगी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो जाएगी? तो वर्ण हो जाएगी। उसके बाद एक चीज और पूछी जाती है कि भाषा की, एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई, मौखिक इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होगी, वो मौखिक इकाई कौन सी हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन थे जो ज्यादातर पूछे जा सकते हैं और लगभग 2 या 3 एग्जाम होते हैं, उनमें से एक या ज्यादा 3 एग्जाम अगर होंगे तो उनमें से या तो एक एग्जाम के अंदर तो कंफर्म मिलता है और चांस हो जाते हैं कि 2 के अंदर इन दोनों को अलग अलग भी पूछ लिया जाता है। तो भाषा की अगर मौखिक इकाई की बात करेगा तो मौखिक इकाई तो हो जाएगी सबसे छोटी ध्वनि, और अगर लिखित इकाई की बात कर रहा है तो वो कौन सी हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी है लिखित इकाई हो जाती है। वर्ण को अपने लिख सकते हैं। वर्ण के बाद कौन सी इकाई होती है? ध्वनि मौखिक इकाई होती है, और जो लिखित इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है, वर्ण होती है। संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं संधि के? संधि के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की संधि होती है। और तीनों कौन कौन सी होती है तो वो भी मैं आपको बता दूं एक बार, परंतु मेरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होने वाला नहीं है कि संधि 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वर संधि, स्वर संधि। एक होती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और उसके बाद है तीसरी जो अपनी संधि आती है वो आती है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार तो होते हैं, परंतु संधि के 3 ही प्रकार क्यों होते हैं? 6 नहीं होते, 7 नहीं होते, 5 नहीं होते। तो संधि के 3 प्रकार क्यों होते हैं? क्योंकि शब्दों का जो मेल होता है ना वो कितने तरीकों से होता है? तो वो 6 तरीकों से ही होता है। 6 तरीकों के अलावा किसी अलग तरीके से संधि का जो होता मेल होता है ना वो नहीं होता। संधि का जो जोड़ होता है ना वो नहीं होता। तो जब शब्द ये 3 शब्दों का योग ही वो 6 प्रकार से हो रहा है तो संधि का कितने प्रकार की होगी? तो संधि 3 प्रकार की होगी। इसके अंदर शब्दों का जोड़ ही 6 तरीके से हो रहा है, शब्दों का मेल ही 6 तरीकों से हो रहा है, तो संधि कितने प्रकार की होगी? फिर संधि 3 ही प्रकार की होगी। तो इसके अंदर नोट करके लिख लेना कि शब्दों का मेल, शब्दों या वर्णों का मेल है, वो शब्दों नहीं आएगा या वर्णों आएगा, क्योंकि वर्णों का मेल है, वर्णों का मेल, वर्णों का मेल 6 प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है, होता
है। जो वर्णों का मेल है वो 6 प्रकार से होता है। तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। तो 6 प्रकार से कैसे होता है? तो एक तो स्वर, उसके बाद फिर स्वर लिख लेना। याद करने का तरीका यही है इसको, क्योंकि स्वर 2 बार स्वर स्वर लिख लो, उसके बाद 2 बार व्यंजन व्यंजन लिख लो, 2 बार व्यंजन व्यंजन लिख लो, और उसके बाद 2 बार विसर्ग लिख दो, विसर्ग, फिर उसके बाद फिर विसर्ग लिख दो। अब जब इनके साथ अलग से कोई वर्ण आके जुड़ेगा तो अब क्या हो सकता है कि स्वर के साथ 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो स्वर आके जुड़ेगा, या तो स्वर के साथ किसका मेल होगा? तो या तो स्वर के साथ स्वर का मेल होगा, और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? तो दूसरी कंडीशन यही बन सकती है कि स्वर के साथ अगर स्वर नहीं मिल रहा है तो कोई क्या मिलेगा? तो व्यंजन आके मिलेगा। क्या आके मिलेगा? व्यंजन आके मिलेगा। साथ तो व्यंजन भी तो मिलेगा, जो व्यंजन के साथ व्यंजन मिलेगा। उसके बाद जब व्यंजन के साथ व्यंजन मिल गया तो स्वर के साथ व्यंजन मिला था, तो पहले स्वर था तो बाद में व्यंजन था, तो इसके अंदर पहले व्यंजन आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? स्वर आ जाएगा, स्वर। अब विसर्ग के साथ एक बार तो स्वर मिल जाएगा, पहले व्यंजन मिल जाएगा, पहले व्यंजन को लिख देते हैं क्योंकि ये याद करने में आसान रहेगा फिर, और उसके बाद स्वर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर इसको याद करने का एक ही तरीका है, स्वरों का मेल 6 प्रकार से होता है, और इसको याद करने का शॉर्ट और तरीका है वो एक ही है, 2 बार स्वर लिख दो, फिर उसके बाद 2 बार व्यंजन लिख दो, 2 बार विसर्ग लिख दो। क्या कर दो? 2 बार तो स्वरों को लिख दो, उसके बाद 2 बार व्यंजन को लिख दो, फिर उसके बाद 2 बार है वो विसर्ग को लिख दो। किसको लिख दो? विसर्ग को लिख दो 2 बार। और फिर इसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद आगे कंडीशन जो बनती है वो क्या होती है? द्वितीय पद के अंदर क्या हो सकता है? तो द्वितीय पद के अंदर हो सकता है या तो स्वर फिर व्यंजन। इसको ऐसे तरीके से लिखते जाओ, पहले के अंदर स्वर लिख दो, फिर व्यंजन लिख दो, फिर उसके बाद व्यंजन लिख दो, फिर स्वर लिख दो। अगर इसको यहाँ पे व्यंजन की जगह अगर रूटीन वाइज चलते हो तो इसको स्वर लिख दोगे, उसके बाद व्यंजन लिख दोगे, फिर यहाँ स्वर आ जाएगा, फिर यहाँ व्यंजन आ जाएगा, तरीका वही बन जाएगा। तो जब स्वर और स्वर मिलते हैं तो कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। जब स्वर के साथ स्वर मिलता है तो कौन सी संधि का निर्माण करता है? तो स्वर संधि का निर्माण करता है। जब स्वर से स्वर मिलता है तो कौन सी संधि बनती है? तो संधि बनती है स्वर संधि। कौन सी संधि बनती है? जब स्वर के साथ स्वर मिलता है, स्वर के साथ स्वर के मेल से जिस संधि का निर्माण होता है वो कौन सी है? स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। उसके बाद जब व्यंजन, तीनों के अंदर व्यंजन दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है संधि कौन सी होगी? तो व्यंजन संधि होगी। जब व्यंजन 3 के अंदर दिखाई दे रहा है तो संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि। उसके बाद क्या बच गया? इसमें क्या बच रहा है? तो स्वर वाली तो स्वर संधि यहां आ रही है, फिर उसके बाद व्यंजन वाली व्यंजन संधि यहां आ रही है, और अपने उठा रहे हैं इधर से, तो इधर से उठा रहे हैं तो इधर से एक वाली में तो ये हो गई, इन 3 वालों में ये हो गई, उसके बाद शेष रह गई ये दोनों, इन दोनों में क्या हो जाएगी? तो इन दोनों में विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। क्या होगी इसके अंदर? इन दोनों के अंदर जो संधि होगी वो कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। और अगर कहीं पे भी पूछ लिया जाए कि स्वरों का मेल, संधि के अंदर स्वरों का मेल कितने प्रकार से होता है? तो 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से स्वरों का जो अपने वर्ण होते हैं, वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का मेल है वो 6 प्रकार से होता है। इस कारण से संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संधि? है वो 3 प्रकार की होती है। और 6 प्रकार से मेल किस किस प्रकार से होता है? तो स्वर के साथ या तो स्वर मिलेगा, स्वर के साथ जब स्वर मिलेगा तो किस संधि का निर्माण करेगा? तो वो स्वर संधि का निर्माण करेगा। कौन सी संधि का निर्माण करेगा? स्वर संधि का निर्माण करेगा। उसके बाद स्वर के साथ अगर व्यंजन मिल रहा है, व्यंजन के साथ अगर व्यंजन का मेल हो रहा है, या फिर व्यंजन के साथ अगर स्वर का मेल हो रहा है, तो वहां पे संधि कौन सी होती है? तो वहां पे संधि होती है व्यंजन संधि। कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। उसके बाद विसर्ग के साथ चाहे तो व्यंजन मिले
और चाहे विसर्ग के साथ स्वर मिले, संधि कौन सी बनती है? विसर्ग संधि बनती है। विसर्ग संधि बनती है। कौन सी संधि बनती है? विसर्ग संधि बनती है। अब एक चीज और आपके दिमाग में आ रही होगी कि यहाँ पे तो स्वर के साथ स्वर मिला हुआ है। ये देखो, यहाँ पे स्वर के साथ स्वर मिला हुआ है और इस कंडीशन में व्यंजन के साथ व्यंजन मिला हुआ है, तो विसर्ग के साथ विसर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा? विसर्ग के साथ विसर्ग, विसर्ग प्लस विसर्ग का मेल होगा या नहीं होगा? विसर्ग प्लस विसर्ग का मेल होगा या नहीं होगा? तो विसर्ग प्लस विसर्ग का मेल कभी नहीं होता, ये चीज ध्यान रख लेना। अब इसके अंदर जो स्वरों का मेल 6 प्रकार से होता है, ये लिख लिया। इसके बाद ये नोट कर लेना कि स्वर प्लस स्वर से स्वर संधि, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, और उसके बाद आ जाता है व्यंजन प्लस व्यंजन से व्यंजन संधि, विसर्ग प्लस व्यंजन से विसर्ग संधि, और विसर्ग प्लस स्वर से व्यंजन संधि। और उसके सामने एक यहाँ पे नोट करके और लिख लेना एक चीज, यहाँ पे नोट लगा के उसके बाद उसके नीचे लिख लेना नोट करके, क्योंकि याद रह जाए कि विसर्ग प्लस विसर्ग, विसर्ग धन विसर्ग का मेल नहीं होता, मेल नहीं होता, नहीं होता है, क्योंकि विसर्ग के साथ विसर्ग का कभी भी मेल नहीं होता। ये चीज नोट करके लिख लेना, विसर्ग के साथ विसर्ग का कभी भी मेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विसर्ग के साथ विसर्ग का योग नहीं हो सकता। योग नहीं हो सकता तो विसर्ग संधि के अंदर 2 तरीकों से योग होगा। यहाँ पे स्वर के साथ स्वर का मेल हो रहा है, स्वर संधि हो रही है, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है, व्यंजन संधि हो रही है। तो विसर्ग और व्यंजन मिल रहे हैं, विसर्ग और स्वर मिल रहे हैं, परंतु विसर्ग और विसर्ग कभी नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते, कभी इनका योग नहीं होता, कभी इनका समझौता नहीं होता, कभी इनका मेल नहीं होता, कभी इनकी मित्रता नहीं होती। तो वो संधि जो साधारण शब्दों में अपने शाब्दिक अर्थ देखा था, वो सारे शब्द वो में से कोई सा भी शब्द दे के आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि विसर्ग प्लस विसर्ग का मेल, उसके बाद नीचे क्वेश्चनों में दे देगा होता है, नहीं होता, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता। तो अपना आंसर को क्या होगा? विसर्ग प्लस विसर्ग का मेल कभी नहीं होता, क्योंकि विसर्ग और विसर्ग का मेल कभी नहीं होता है। अब संधि के अंदर संधि के 3 प्रकार भी देख लिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो कि जिस बच्चे को इन क्लासों की नीड है उस बच्चे तक पहुंचा देना, सिर्फ जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचा देना। और मेरा जो क्लासेज स्टार्ट करने का औचित्य है या इस चैनल को बना के इस क्लासेज को स्टार्ट करने का औचित्य है, वो सिर्फ इसी आधार पे किया है कि जो बच्चा जरूरतमंद है अगर हम उसके काम आ जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। जय हिंद।